हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th है। हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 3 इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों। कितना चैप्टर? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन। ओके, क्या? विद्युत रसायन। तो दोस्तों, हम लोगों ने इलेक्ट्रो केमिकल, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते थे, ठीक है, हम लोग सब कुछ को एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लिए हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ यार कि आप पहले पूरा वीडियो को देख लो, पहले पूरा वीडियो देखो फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो और बोलते हो समझ में ही नहीं आता है कुछ, ठीक है। तो वीडियो को पहले पूरा देख लो फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर देना अगर मन करेगा तो, अगर समझ में आएगा तो। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल का जो सब कुछ होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। लगभग 8 लेक्चर्स में हम लोगों ने खत्म किया है। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नेम है दोस्तों व्यापारिक सेल्स, कॉमर्शियल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग व्यापारिक सेल क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। क्या? ये 2 पॉइंट व्यापारिक सेल के लिए याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट है सर? पॉइंट है हमारे पास कि विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है दोस्तों? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल को, ठीक है। तो बस यही हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है, आप लोग आसानी के साथ इसको समझोगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, ये भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर के, नहीं तो पूछा ही नहीं जाता है, नहीं तो 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। अतः इन्हें हम लोग व्यापारिक सेल के रूप में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखो, 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम, जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो हमारे घर पर जनरली जो हमारे घर पर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग टार्च में यूज करते हैं, तो इस प्रकार से उनको आपस में हम लोग जोड़ करके दोस्तों क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ करके क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। यानी जो हमारे सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी, जो हमारे सेल होते हैं कॉमर्शियल सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ करके दोस्तों उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बैटरी बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों, तो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो हमारा व्यापारिक सेल होता है दोस्तों या बैटरी में, ठीक है, बैटरी में निम्न गुण होना चाहिए। इन बैटरियों में यानी कॉमर्शियल सेल में क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जो हमारे कॉमर्शियल सेल है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसमें कुछ गुण होने चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला गुण है कि ये भार में कम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये इनका वेट कम होना चाहिए दोस्तों। इस हिसाब से इनको डिजाइन किया जाए कि इनका वेटेज जो है वो कम हो, ठीक है। दूसरी बात कि स्थिर वोल्टेज मतलब एक जो हमारा वोल्ट है परफेक्ट वोल्ट है, ये नहीं कि कम फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, ठीक है। अगर 2 वोल्ट का बैटरी है, मान लो अगर 2 वोल्ट का हमारे पास बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है दोस्तों, तो हमारा 2 ही वोल्ट क्या दे, एकदम स्थिर, एकदम परफेक्ट रूप से दे, ठीक है, एकदम परफेक्ट रूप से 2 वोल्ट का दे। ओके, अब इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि पुनः आवेशित, हमारे जो कॉमर्शियल सेल होते हैं ये क्या हो, रिचार्जेबल, यानी पुनः उनको हम लोग क्या कर सके दोस्तों, चार्ज कर सके, पुनः आवेशित कर सके, ताकि हम लोगों को
दोबारा उसको यूज कर लें, एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग चार्ज करें फिर यूज करें। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सब उसमें कुछ गुण होने चाहिए और इसकी जो कीमत होनी चाहिए, कम कीमत होनी चाहिए, ताकि हर वो बंदा यूज कर सके। इसकी जो खर्चा होना चाहिए इसको बनाने में कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो आइए हम लोग देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्यापारिक सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है प्राथमिक सेल अर्थात प्राइमरी सेल हम लोग बोलते हैं, दूसरा हमारे पास द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। तो आज को इस लेक्चर में हम लोग प्राइमरी सेल को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों? प्राइमरी सेल को पढ़ने वाले हैं। हमारे पास प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल सिंपल कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम लोग एक बार अगर यूज कर लें, दोस्तों, तो उसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा हम लोग उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो दोबारा अगर चार्ज नहीं करेंगे तो वो उसको हम लोग अपने यूज में कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। तो वही होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, वे सेल जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें एक बार उपयोग करके दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्यापारिक सेल। उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों व्यापारिक सेल। अब हमारा प्राथमिक सेल का बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है दोस्तों। इस पहला है शुष्क सेल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई सेल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ड्राई सेल। और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल, पहला शुष्क सेल, दूसरा मरकरी सेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुष्क सेल को एकदम पूरी तरीके से दोस्तों फिनिश करेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग इसको जानेंगे कि वास्तव में होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं उसी पे ही। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये शुष्क सेल है। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से एनसीईआरटी में दोस्तों क्या मिल जाएगा? एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो या हमारे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों को बाहर से जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, एकदम आराम से समझिएगा। ये जो बाहर तरफ की है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये क्या है दोस्तों? ये जिंक का पात्र है। क्या है? Zn का एक पात्र है, जिंक का पात्र है, जिंक मेटल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो, जिंक का पात्र है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दोस्तों एक सेकंड रुकेगा। हाँ चलो, वीडियो दिखाए। देखो, ये जिंक का हमारे पास पात्र है, ये वाला हमारे पास जिंक का पात्र है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर का है, ये हमारे पास ब्लैक कलर का इस तरीके से एक पर्दा टाइप का है, ये हमारे पास। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सरंध्र पेपर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरंध्र पेपर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर में जो ग्रीन कलर से है, सरंध्र पेपर के अंदर जो ग्रीन कलर से है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है MnO2 और C, कार्बन का पेस्ट होता है। MnO2 और कार्बन का पेस्ट, यानी MnO2 में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन जो हमारा होता है दोस्तों ग्रेफाइट, सिंपल ग्रेफाइट, ठीक है, उसका चूर्ण मिला करके एक पेस्ट तैयार किया जाता है और उसको यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, जो ग्रीन कलर से। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये जो ब्लैक कलर से है दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर से है, ये सभी चीजें, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास है ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की रॉड। जैसे हम लोग ZnSO4 के विलयन में जिंक धातु की क्या डालते थे? छड़ को या प्लेट को। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ को ले लिया है। समझ में आ गई बात? ये अब देखिए, अब इस सरंध्र पेपर, ये जो हमारे पास सरंध्र पेपर है ब्लैक कलर वाला, और इस धातु Zn यानी धातु के मेटल जो है हमारे, इसके पात्र के बीच में जो रेड कलर का है, ये हमारे पास है दोस्तों NH4Cl और ZnCl का पेस्ट। NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सर वाला पी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मिला करके हम लोग पेस्ट को तैयार किए। ये बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम आराम से आप लोगों को समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर NH4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना भाइयों, NH4Cl जो है,
ये हमारे पास दोस्तों एक विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ से ये NH4 प्लस में और Cl माइनस में दोस्तों टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार से ZnCl की अगर बात करें तो ZnCl भी हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट ही है, Zn2 प्लस में और यहाँ पे Cl माइनस में टूट जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, Zn प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करें, बैलेंस करने को नहीं देख रहे, बैलेंस करना है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बस हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि यहाँ पर +2 चार्ज है और एक क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है -1। ठीक है, तो 2 क्लोरीन हम लोगों को जिंक के साथ लेना पड़ेगा इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। समझ में आ गई बात? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारा जिंक की धातु का जो पात्र है, ठीक है, Zn पर क्रिया हम लोग देखते हैं। ये जो जिंक है दोस्तों, ये जो जिंक का मेटल है इस तरीके से, ठीक है, ये जो जिंक का मेटल है दोस्तों, ये जो हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट यहाँ पर है लिक्विड वाला, ठीक है, ये क्या करेगा, Zn, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि Zn से Zn2 प्लस बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीकरण होगा। और आप लोगों को पता है कि जहां पे ऑक्सीकरण होता है वो हमारा कहलाता है एनोड। आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हो, वो हमारा होता है एनोड और वो हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा? ऋणात्मक। तो इसीलिए दोस्तों ये देखो, ये जो जिंक की प्लेट है, ये जो जिंक की पात्र है, इस पे माइनस चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Zn क्या कर रहा है, Zn2 प्लस बहुत सारे इस लिक्विड में अब Zn2 प्लस आ रहा है और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल इस पात्र पर आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पात्र पर आ जा रहा है और ये क्या निगेटिव चार्ज हो जा रहा है, ऋणात्मक चार्ज हो जा रहा है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है दोस्तों, या हम लोग इसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेल को पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया सेल। समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास जो ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर वाला, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ग्रेफाइट पर कौन सी क्रिया हो रही है। सिंपल, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप लोगों को पता है कि ये मेटल जो है हमारा Zn, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बहुत सारे Zn2 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस चार्ज इस पेस्ट में और माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलेगा, इधर चलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? आप लोगों को शुरू से मैंने गैल्वेनिक सेल का जब से मैंने आपको बताया तब से आप लोगों को वो पता हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ग्रेफाइट पे क्या होगा दोस्तों, ग्रेफाइट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो NH4 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो NH4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NH4, 2 इलेक्ट्रॉन, NH4 प्लस जो हमारे पास है इस तरीके से विद्युत अपघट्य में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 ले लिया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको 2 ले लिया क्योंकि आप लोगों को पता है NH4 केवल 1 प्लस होता है, तो हम लोगों को 2 NH4 प्लस लेना पड़ेगा, तभी हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो पाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2NH। देखो, अब आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे NH4 जो है हमारे पास, NH4 स्टेबल नहीं होता है, NH4 स्टेबल नहीं होता है दोस्तों, तो 2NH3 बना लेगा और यहाँ से बना लेगा H2, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अब यही हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है दोस्तों कि हमारे कोई सेल में अगर कोई गैस बन जा रही है, कोई अगर केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करें और उस समय अगर हम लोगों को कोई गैस मिल जा रही है, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्योंकि NH4 हमारा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो NH4 हमारा स्टेबल जब नहीं होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, मुक्त हो जाएगी इसमें। तो क्या होगा कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो गैस होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, और जब यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो हमारी जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारा गैस जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो MnO2 है यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये आएगा MnO2, ये MnO2 आएगा, और उसके बाद यहाँ से हमारे भाई H2 गैस को क्या करेगा, ये MnO2 MnO3
प्लस में H2O, Mn2O3 और H2O बना लेगा, ये बना लेगा। कौन आएगा? MnO2, इसीलिए MnO2 को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इस पेस्ट का यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये जो NH3 बचा हुआ है, ये NH3 क्या करेगा? ये NH3 जो हमारे पास जिंक Zn2+ है, ठीक है, ये NH3 Zn, ये जो NH3 है दोस्तों Zn2+ के साथ हमारा जो ये NH3 है, 2 NH3 है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक बना लेगा। आप लोगों को जब आगे चल करके कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, तब मैं वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। NH3 4 2+, ओके। इस तरीके से दोस्तों क्या बना लेगा? इस तरीके से यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक बना लेगा। क्या बना लेगा? यौगिक बना लेगा। तो इतना रिएक्शन था, यही सब आप लोगों को वहाँ पर लिख देना है दोस्तों, ठीक है। अगर पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि, ठीक है, रिएक्शंस को आप लोगों को समझा देना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को, यानी शुष्क सेल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एकदम शुरू से देखिए, 100% मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ से दोस्तों समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल।